हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 8 नवंबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। आज का पहला टॉपिक है कर्नाटका की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। कर्नाटका ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। कर्नाटका ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो हर महीने एक दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव देगा सभी वुमेन एम्प्लॉयज़ को। ये पॉलिसी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के लिए लागू होगी। इसका मतलब स्कूल टीचर्स से लेकर आईटी कंपनीज तक सभी वुमेन को इस पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। टोटल 12 डेज का लीव हर साल मिलेगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट है, राइट। ओडिशा और बिहार में भी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। केरला में यूनिवर्सिटीज़ ने इसे अडॉप्ट किया है और कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे जोमेटो, स्विगी, इन कंपनीज ने ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। इंटरनेशनली भी जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ में ये पॉलिसी ऑलरेडी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। जब वुमेन को उनके बायोलॉजिकल नीड्स के लिए प्रॉपर सपोर्ट मिलता है जैसे मेंस्ट्रुअल लीव, तो वर्क लाइफ को बेटर मैनेज कर पाएगी औरत। ये डायरेक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी और जॉब कंटिन्यूटी को सपोर्ट करता है। सोच के देखिए, अगर कोई महिला पीरियड पेन के वजह से ऑफिस ना जा पाए और उसका लीव काउंट हो गया या सैलरी कट हो गया, तो क्या वो लॉन्ग टर्म में उस जॉब में टिक पाएगी? उसे भी उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करने में, और इनफैक्ट ऑफिस वालों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी ये जो इनिशिएटिव है, दिस विल ब्रिंग चेंजेस। नो, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज प्रमोट होती है इसमें, ये भी एक पॉइंट है। ये पॉलिसी एक मैसेज देती है कि वर्कप्लेस इंक्लूसिव हो रहा है, जहां हर जेंडर का प्रैक्टिकल नीड्स को समझा जा रहा है। इससे एक प्रोग्रेसिव कल्चर डेवलप होता है जो लॉन्ग रन में डाइवर्सिटी और इक्वलिटी को स्ट्रेंथन करता है। अब देखिए, मेंस्ट्रुएशन को एक नेचुरल और वैलिड एक्सपीरियंस माना जा रहा है। अभी भी कई जगह पीरियड्स को टैबू माना जाता है कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने जब ये अभी ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है, तो इस टाइम पे वुमेन को रेस्ट चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने खुद बोला है। तो ये एक सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट होता है इससे। यानी ये पॉलिसी सिर्फ लीव का इशू नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज का भी स्टेप है। लेकिन साथ ही कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं जो इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते। तो हायरिंग बायस बन सकता है इसमें से। कुछ एम्प्लॉयर्स सोच सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव देना उनके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट या बर्डन होगा, तो वो वुमेन कैंडिडेट्स को प्रेफर नहीं करेंगे हायरिंग में। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक सटल फॉर्म हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में वुमेन का कैरियर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है ये। तीसरा पॉइंट, वर्कप्लेस कल्चर इफेक्ट हो सकता है। अगर प्रॉपर अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन नहीं हुई तो कॉलीग्स के बीच में रिसेंटमेंट, जोक्स या अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, जिससे एक्चुअल बेनिफिट मिलने की जगह स्ट्रेस और बढ़ता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है इस सब का? क्या सिर्फ मेंस्ट्रुअल लीव देना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। ये पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी जब उनके आसपास का पूरा सिस्टम भी रेडी हो। बेटर हेल्थ केयर एक्सेस होना चाहिए, वर्क प्लेसेस की बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, पेन रिलीफ ऑप्शंस और मेडिकल गाइडेंस अवेलेबल होनी चाहिए। वर्क प्लेस सैनिटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लीन वॉशरूम्स, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम्स, सैनिटरी नैपकिन्स का एक्सेस, ये सब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्पेशली स्कूल्स, फैक्ट्रीज, फील्ड जॉब्स जहाँ फैसिलिटीज़ लिमिटेड होते हैं। अब जेंडर सेंसिटाइजेशन भी ज़रूरी है। एम्प्लॉयर्स और स्टाफ दोनों को ये समझना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल लीव कोई फेवर नहीं होता है। ये एक बायोलॉजिकल नीड है और इस बायोलॉजिकल नीड का रिस्पेक्ट में दिया गया एक सपोर्ट है ये। इसके लिए वर्कशॉप्स, HR ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशंस ज़रूरी है। अभी स्मृति ईरानी जी ने भी इस कॉन्सर्न को हाईलाइट किया। उन्होंने बोला कि जो पैथोलॉजिजाइजेशन ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस है, ये दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन स्टिग्मेटाइजेशन। ठीक है, यानी अगर हम पीरियड्स को किसी इलनेस जैसे ट्रीट करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग स्टिग्मा है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। हम और कॉन्सेंसस बिल्डअप करेंगे उस बात को लेके। तो ये सब अवॉइडेबल है और ये सब नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, दिल्ली क्या एयर क्वालिटी और AQI के बारे में। दिल्ली में AQI अब वेरी पोर कैटेगरी में है। तो ये जो वेरी पोर कैटेगरी है, इसका मतलब है 350 से ऊपर है अभी रेंज दिल्ली में। मेन रीज़न स्टबल बर्निंग है जो पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। अब AQI क्या होता है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को ट्रैक किया जाता है
जो है पर्टिकुलर मैटर 10, पर्टिकुलर मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया और लेड। AQI सिस्टम को समझना है अभी हम लोगों को, तो ये जैसे कि ये 8 पॉल्यूटेंट्स का लेवल को चेक करता है। हर पॉल्यूटेंट का एक सब इंडेक्स कैलकुलेट होता है, लेकिन फाइनल जो AQI डिसाइड होता है उनकी एवरेज से नहीं होता है, बल्कि जो पॉल्यूटेंट सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है उस वक्त उसी से सब इंडेक्स के बेसिस पे ये हिसाब किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी दिन एयर में ये लेवल्स मिले, पर्टिकुलर मैटर 2.5 का सब इंडेक्स सपोज है 214, ठीक है। पर्टिकुलर मैटर का सब इंडेक्स है 180 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सब इंडेक्स हो गया आपका 90 सपोज। तो अब सोचेंगे कि AQI इनका एवरेज होगा, लेकिन नहीं, AQI डायरेक्टली बनेगा 214, क्योंकि पर्टिकुलर मैटर 2.5 उस दिन का सबसे डोमिनेंट यानी सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। सिस्टम ये मानता है कि जिस पॉल्यूटेंट का इम्पैक्ट हेल्थ पे सबसे ज़्यादा है उस दिन, वही एक्चुअल रिस्क दिखाना चाहिए पब्लिक को। तो फाइनल AQI स्कोर हमेशा उस पॉल्यूटेंट के बेस पे बनता है जो उस दिन सबसे ज़्यादा डेंजर क्रिएट करता है। ये अप्रोच सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है, क्योंकि लोगों को तुरंत पता चलता है कि किस पॉल्यूटेंट से सबसे ज़्यादा अब आज बचना है। अब स्टबल बर्निंग क्या होता है? खेती के बाद आप लोगों को पता है जो स्टबल बची रहती है उसे फार्मर जला देता है ताकि अगला क्रॉप जो रबी क्रॉप होता है टाइमली सो किया जा सके। ये स्मोक दिल्ली तक पहुंचता है, पंजाब और आसपास के रीजन से दिल्ली तक पहुंच जाता है और स्मॉग क्रिएट करता है ये, स्पेशली विंटर्स में। आपको याद होगा एक केस, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इस केस में एक बात बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 का स्कोप पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर तक एक्सटेंड करता है, और यानी मतलब अगर हवा या पानी इतना पॉल्यूटेड है कि इंसान की हेल्थ रिस्क में पड़ जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी माना जा सकता है। इसी वजह से जब एयर क्वालिटी डेंजरस लेवल से पहुंचती है तो ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं होता, ये एक फंडामेंटल राइट्स का इशू भी बन जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI। अब बात करते हैं UBI की, जैसे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिबेट वर्दी आइडिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो इसका मतलब सिंपल है, हर सिटीजन को एक फिक्स्ड अमाउंट का पैसा रेगुलरली दिया जाए बिना किसी कंडीशन के, ना उसका इनकम मैटर करे ना उसका जॉब स्टेटस, सबको मिलेगा। तो सवाल आता है इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी में काफ़ी रिडक्शन हो सकता है। जब हर किसी को बेसिक इनकम मिलेगी तो जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में है उनका सर्वाइवल थोड़ा सिक्योर हो जाता है। दूसरा हो गया, लोग खुद डिसाइड कर सकता है कि उन्हें पैसा कहाँ खर्च करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑफन होता है कि एक फिक्स्ड आइटम या सब्सिडी मिलती है, UBI में जो पैसा मिलता है, और लोग अपने हिसाब से प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे ये सेट कर सकता है। तीसरा हो गया, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। सोचिए अगर आपको पता है कि हर महीने एक गारंटीड अमाउंट आएगा तो सर्वाइवल का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं होती। चौथा हो गया, गवर्नमेंट के लिए भी ये काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है। आज के टाइम गवर्नमेंट के पास डजन्स ऑफ स्कीम्स है और हर स्कीम का अपना डेटा, स्टाफ और डिलीवरी सिस्टम होता है। UBI से ये सब सिंप्लीफाई हो जाता है, एक ही ट्रांसफर में मल्टीपल टारगेट्स कवर हो जाते हैं, तो ये भी सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने भी UBI का आइडिया को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ग्रेजुअली हटा दिया जाए तो UBI एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हर आइडिया के साइड्स दोनों होते हैं, डबल साइडेड स्वॉर्ड हम लोग जो बोलते हैं। इसके कुछ सीरियस कॉन्सर्न्स भी है। UBI इम्प्लीमेंट करना महंगा पड़ सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 6 to 10% तक का GDP लग सकता है, जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरा, ऐसा भी पॉइंट किया गया है कि अगर कोई पीपल इफ़ दे गेट फ्री मनी, लोगों को फ्री में पैसा मिलेगा तो उनका काम करने का मोटिवेशन कम हो सकता है, स्पेशली लो इनकम लो स्किल जॉब्स में ये इफ़ेक्ट दिखाएगा। और अगर सबके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी, जिसके लिए हो सकता है इन्फ्लेशन, यानी चीज़ों के दाम बढ़ जाएगा, स्पेशली फूड और हाउसिंग में, क्योंकि सबके पास पैसा है अभी। तो कंक्लूजन क्या है? UBI का आइडिया पावरफुल है, लेकिन इसको रैंडमली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अगर प्रॉपर प्लानिंग हो और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग सोर्स हो
तो ये इंडिया के वेलफेयर सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, प्रोजेक्ट सन कैचर। गूगल ने अनाउंस किया है कि प्रोजेक्ट सन कैचर एक रिसर्च इनिशिएटिव जिसमें सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स को स्पेस में यूज़ करके डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर मॉडल एक्सप्लोर कर रहा है फ्यूचरिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है वोटिंग राइट्स को लेके, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के बीच का डिफरेंस थोड़ा समझाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक पिटीशन फाइल किए गए थे। पिटीशन का आर्गुमेंट था कि अगर किसी सीट पे सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा होता है और बिना वोटिंग के उसे इलेक्ट कर दिया जाता है तो ये वोटर्स का फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होता है। इसमें से पेटिशनर्स ने ये कहा कि जब पोल नहीं होता तो लोग नोटा को यूज़ कैसे करेगा। नोटा यानी नन ऑफ द अबव एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वोटर अपना डिसेंट या नाराज़गी एक्सप्रेस करता है अगर उन्हें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता। तो अगर इलेक्शन ही ना हो और नोटा चूज़ करने का मौका ही इन लोगों को ना मिले तो ये वोटर का एक्सप्रेशन का राइट वायलेशन नहीं होगा क्या? यही पेटिशनर्स का बोलना था। अब गवर्नमेंट ने कोर्ट के सामने क्या सेंस लिया, उन्होंने बोला वोटिंग और फ्रीडम ऑफ वोटिंग ये दोनों एक ही चीज़ नहीं होता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। राइट टू वोट होता है एक स्टैट्यूटरी राइट, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखा है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जैसे लॉज के थ्रू दिया गया है। लेकिन वोटिंग का फ्रीडम जैसे चॉइस करना या नोटा यूज़ करना ये एक एक्सप्रेशन है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये फ्रीडम तभी यूज़ हो सकता है जब एक्चुअल वोटिंग हो। अभी तो एक्चुअल वोटिंग हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर पोल ही नहीं हुआ तो उस केस में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन माना नहीं जा सकता क्योंकि वोटर को वोट देने का मौका ही मिला नहीं अब तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक और क्लैरिफिकेशन दी कि नोटा सिर्फ एक ऑप्शन है, एक एक्सप्रेशन है, लेकिन नोटा कोई कैंडिडेट नहीं होता। इसका मतलब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही वैलिड कैंडिडेट डोमिनेटेड है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसे बिना पोल के ही इलेक्ट कर सकता है और ये प्रोसेस कम्प्लीटली लीगल है। ये पहली बार इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 53 क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा गया है। इस इशू को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे कि एनपी पुंडुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर 1952। कोर्ट ने बोला था कि वोटिंग एक स्टैट्यूटरी राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। फिर दूसरा केस आप लोग कोट कर सकते हो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। इस केस में नोटा का कॉन्सेप्ट लीगली एक्सेप्ट हुआ था और कोर्ट ने ये भी कहा था कि वोटिंग का फ्रीडम जब पोल हो तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के स्कोप में आता है। और एक केस है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2023 का वेरी रिसेंट केस है। इसमें भी कॉन्फर्म किया गया था कि राइट टू वोट अभी भी स्टैट्यूटरी ही है, फंडामेंटल राइट नहीं है ये। तो कंक्लूजन में हम लोग बोल सकते हैं कि वोटिंग करना एक लीगल राइट है, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस यानी फ्रीडम ऑफ वोटिंग फंडामेंटल राइट बन जाता है सिर्फ जब वोटिंग का प्रोसेस हो रहा हो। अगर वोटिंग ही नहीं हो तब ये कैसे फंडामेंटल राइट आप लोग एक्सरसाइज करोगे। और अगर कोई सीट अनकॉन्टेस्टेड है यानी सिर्फ एक ही कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ है तो पोलिंग ही ज़रूरत नहीं होती। ऐसे केसेस में नोटा का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है क्योंकि वोट होने का प्रोसेस ही नहीं हो रहा। चलिए चलते अगले टॉपिक की तरफ। IGI एयरपोर्ट में पहली बार GPS स्पूफिंग डिटेक्ट हुई है। दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें पहली बार एक केस रिपोर्ट हुआ है जहां एयरक्राफ्ट्स के नेविगेशन सिस्टम्स को GPS स्पूफिंग के जरिए कन्फ्यूज़ किया गया। तो सबसे पहले GPS स्पूफिंग होता क्या है? GPS स्पूफिंग एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर या अटैकर फेक GPS सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करती है और रियल सैटेलाइट सिग्नल्स की जगह ये नकली जो सिग्नल्स हैं नेविगेशन सिस्टम्स का, जो हम लोग का नेविगेशन जो प्लेन में नेविगेशन सिस्टम है वहाँ तक ये जो डुप्लीकेट सिग्नल्स है इसको पहुँचाते हैं। इससे एयरक्राफ्ट, शिप या किसी भी GPS बेस्ड सिस्टम को ये लगता है कि वो किसी और जगह पे है, मतलब सिस्टम को गलत लोकेशन दिखाया जाता है। ये सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं, एक सीरियस ऑपरेशनल थ्रेट भी बन सकता है। अब इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा GPS जैमिंग के साथ, क्योंकि GPS जैमिंग अलग होता है। GPS जैमिंग में सिग्नल्स को ब्लॉक किया जाता है यानी GPS बंद हो जाता है इसमें। लेकिन स्पूफिंग और भी डेंजरस है क्योंकि सिस्टम्स को एक्टिवली गलत जगह ले जा सकता है, लोकेशन गलत दिखा सकता है। इसमें से क्या क्या हो सकता है? रॉन्ग लोकेशन रीड करे तो रॉन्ग रूट हो सकता है,
या गलती से रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में एंटर कर सकता है जहाँ से दूसरा कंट्री का फायरिंग भी हो सकता है कि नहीं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है इससे। तो ये टर्म आप लोग न्यूज़ में आए हैं तो आप लोग थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। चलिए चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको लिखित में अरेस्ट के ग्राउंड्स उसकी लैंग्वेज में बताना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो अरेस्ट इलीगल माना जाएगा। ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का वायलेशन होगा जो पर्सनल लिबर्टी और अरेस्ट के प्रोसीजर को सेफगार्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरेस्ट एक इंसान और उसके परिवार पर साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी होना इसमें ज़रूरी है। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे विद न्यू टॉपिक्स। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।